नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कुमार रावण और आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल साइको रावण पे। ठीक जरा हटके। हाल ही में भारत सरकार ने संसद के अंदर जो फाइनेंशियल बिल पास किया है, इस विषय पे आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है मिस्टर विकास कुमार, जो कि एक बहुत अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर है। आज उनसे हम जानेंगे इस विषय के बारे में। आइए, तो बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर विकास कुमार जी आपका। आज हम चर्चा करने वाले हैं क्रिप्टो बिल के ऊपर। मिस्टर विकास कुमार जी, जो भारत सरकार ने हाल ही में क्रिप्टो पर 30% जो टैक्स लगाया है, क्या वो सीधा सीधा लिख दिया है या फिर घुमा फिरा के कान पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल अनिल जी, ये बात समझने वाली है कि गवर्नमेंट ने डायरेक्ट ये नहीं लिखा है कि भी हम क्रिप्टो पर टैक्स लगा रहे हैं। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स करके एक डेफिनेशन जो है एक्ट में ऐड कर दी है, नई ये डेफिनेशन ऐड की है, जिसके अंतर्गत इंफॉर्मेशन, कोड, नंबर जो भी जनरेट किए गए हैं क्रिप्टोग्राफिक मीन्स को यूज करके, जिन्हें स्टोर किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेड किया जा सकता है, इस सब को इस डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाएगा, जिस पर आगे इन्होंने बोला कि 30% हम इस पर टैक्स लगाएंगे। तो मिस्टर विकास कुमार जी, जो डेफिनेशन सरकार ने अभी दी है, इसमें सरकार अपने पास क्या पावर रखती है या फिर बाद में इसमें कुछ फेरबदल हो सकता है? जी बिल्कुल अनिल जी, इसमें ऐसा है, गवर्नमेंट ने इसके बाद क्लोज ऐड कर दिया है कि हम इसमें से कुछ टोकन को या किसी इंफॉर्मेशन को जो उन्हें लगती है कि इस दायरे में नहीं आनी चाहिए, उसे निकालने के लिए भी क्लोज रख दिया है। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन दे करके उसे एग्जेम्प्ट कर सकती है, उस दायरे से बाहर रख सकती है, और किसी अन्य एसेट को, मान लो कल को कोई और एसेट आ जाती, कोई और इंफॉर्मेशन आ जाती जो गवर्नमेंट को लगता है कि इस डेफिनेशन में होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट उसको स्पेसिफाई कर सकती है नोटिफिकेशन के थ्रू कि भी इसके अंदर उसे ऐड किया जाए और उस पर भी सेम तरीके से टैक्स लिया जाए। ये गवर्नमेंट ने अपने पास पावर इसमें रखी है। तो विकास कुमार, जो ये भारत सरकार कह रही है डिजिटल करेंसी लाने की, तो क्या ये डिजिटल करेंसी भी इस एक्ट को कुछ हद तक मीट कर रही है या फिर इस विषय में आपकी क्या राय है? सर, मेरे हिसाब से जो डिजिटल करेंसी गवर्नमेंट लाने की बात कर रही है, वो डिजिटल करेंसी है, और हम इस चीज़ को समझें कि मार्केट में जो हम क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं, उसमें नाम करेंसी दिया गया है, लेकिन उस करेंसी को फ्री फ्लोट है, उसको कोई गवर्नमेंट ऑन नहीं करती है, ना ही कंट्रोल करती है, तो उसको करेंसी की डेफिनेशन में नहीं मानेंगे। और डेफिनेशन जो वर्चुअल डिजिटल एसेट की डेफिनेशन गवर्नमेंट ने दी है एक्ट के अंदर, उसमें करेंसी को अलग रखा गया। और जो भारत सरकार डिजिटल करेंसी लाने की बात कर रही है, वो एक रुपये को ही डिजिटलाइज करने की बात कर रही है, न कि एक अपनी क्रिप्टो लेके आने की बात कर रही है। हालांकि उसमें गवर्नमेंट जो टेक्नोलॉजी यूज करने की बात कर रही है वो क्रिप्टो ही है, ब्लॉकचेन पे ही आधारित उसको यूज किया जाएगा, लेकिन वो करेंसी होगी। और ये वाली जो बात कर रहे हैं, ये क्रिप्टो करेंसी जो है उसको टोकन की तरह देखा जाएगा, जिसे वर्चुअल डिजिटल एसेट में इंक्लूड किया जाता है, और इसे इस डेफिनेशन से अलग रखा जाएगा जो आप डिजिटल करेंसी की बात कर रहे हैं। तो आइए हम समझ लेते हैं जो 30% की कैलकुलेशन है वो क्या है और उसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है। जी बिल्कुल, आपने कहा कि 30% का टैक्स इस पर लगने जा रहा है, तो ये टैक्स की कैलकुलेशन समझना बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा आई थिंक दर्शकों के लिए। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। 1 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन मान लीजिए, अच्छा इसमें जो लिखा गया है वो ट्रांसफर पर लिखा गया है। ट्रांसफर पर जिसने सेल किया है उस पर टैक्स लगेगा, परचेज करने वाले पे तब लगेगा जब वो आगे सेल करेगा। तो सेल पे ही ट्रांजैक्शन पे जो है वो टैक्स लगेगा इसमें। तो इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि 1 लाख रुपए की मान लीजिए कि एक्स पर्सन ने सेल किया है, और वही जो क्रिप्टो है उसने परचेज किया था 40,000 रुपए में, जो 60,000 रुपए का सीधा सीधा प्रॉफिट दिख रहा है, इस पर 30% टैक्स जो है गवर्नमेंट लेगी, जो कि होता है 18,000 रुपए। तो मतलब जो आपने हमें कैलकुलेशन दी है, इस हिसाब से ही सरकार इसके ऊपर टैक्स लेने वाली है। इसमें कोई छूट वगैरह का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें डिडक्शन भी हालांकि गवर्नमेंट ने कोई स्कोप नहीं दिया है, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। मान लीजिए कि आप उसको परचेज करने के लिए किसी को कमीशन देते हैं, तो वो कमीशन भी अलाउड नहीं किया जाएगा। बिल्कुल प्योर जो परचेज करने की कॉस्ट थी उसको, और जो सेल करने की कॉस्ट थी, दोनों का जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस बनता है, उस पर टैक्स लिया जाएगा। कोई स्कोप नहीं है कि आप इसमें कोई प्लानिंग कर सकें, कोई अदर खर्चा इसमें आप काट सकें। विकास कुमार जी, सरकार ने सीधा सीधा तो कह दिया है
कि प्रॉफिट पे वो आपसे लेने वाली है 30% टैक्स, तो लॉस की सिचुएशन के अंदर क्या कुछ बेनिफिट मिल सकता है? जी बिल्कुल अनिल जी, इस चीज़ के लिए हम पहले ये समझ लेते हैं कि इनकम टैक्स ने लॉसेस को कैसे ट्रीट किया है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे मान लीजिए आप शेयर में ट्रेड करते हैं, तो जैसे अगर आप शेयर बेच देते हैं और आपको हो जाता है लॉस, तो गवर्नमेंट इसके दो ट्रीटमेंट देती है। एक ये कि उस कैपिटल गेन मान के चल रहा हूँ मैं कि वो कैपिटल लॉस हुआ है आपको, तो इस लॉस को सेट ऑफ किया जा सकता है करंट ईयर में। हाँ जी, ये उसके लिए भी प्रोविजन है कि भी उसको आप करंट ईयर में जब आप कैलकुलेट कर रहे हो उस टाइम पे भी उस लॉस को दूसरी इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं, उसके लिए रूल है। और इस इनकम पे अगर लॉस बच जाता है तो उसको आप अगले साल लेके जा सकते हैं, और जैसे ही अगले साल में आपके ऊपर कोई कैपिटल गेन बनता है तो आप उसके साथ भी उसको घटा करके उस लॉस का बेनिफिट वहां ले सकते हैं, यानी कि उसको हम बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड करना, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। तो ये चीज तो शेयर मार्केट में होगी, क्या ये चीज पॉसिबिलिटी क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी बिल्कुल मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि जैसे यही चीज कैपिटल मार्केट है या अदर जो लॉसेस हैं, बिजनेस लॉसेस हैं, तो इन सब चीजों में दे दी गई है। लेकिन ये चीज को गवर्नमेंट ने बोला है कि हम सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड के बेनिफिट क्रिप्टो के मामले में या कहें कि वर्चुअल डिजिटल एसेट के मामले में नहीं देने वाले। नहीं देने वाले जी, इस लॉस का कैसे होगा मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। एक्स पार्टी मान लीजिए सेल करती है, 1 लाख रुपए के सेल करती है, जिसमें उनको प्रॉफिट होता है 2,000 रुपए, सॉरी 20,000 रुपए, और 1 लाख रुपए का फिर से सेल करती है, उसमें मान लीजिए 10,000 रुपए का उनको लॉस हो जाता है। लॉस हो जाता है। तो 10,000 का प्रॉफिट लॉस और 20,000 का प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट आपका बनता है 10,000। इस 10,000 रुपए पे आप टैक्स देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप वर्चुअल डिजिटल एसेट का लॉस वर्चुअल डिजिटल एसेट के प्रॉफिट के साथ सिर्फ उसी साल के लिए सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट ईयर लेके नहीं जा सकते हैं। जो लॉस इस साल हो गया आप भूल जाइए उस लॉस को वहीं छोड़ दीजिए, या फिर आपके पास कहीं प्रॉफिट बन रहा है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ताकि उसका बेनिफिट आप उस साल में ले सके, उस जो प्रॉफिट होगा उस पर आप टैक्स बचा सके। इस तरीके से आप प्लानिंग कर सकते हैं। दूसरा ये है कि इस पे लॉस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, और दूसरा ये कि इस पे अगर करंट ईयर में लॉस बच जाता है तो किसी दूसरे हेड के साथ, दूसरे कैपिटल गेन के साथ आप उसको सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे, यानी कि सिर्फ इसी तरह की जो वर्चुअल डिजिटल एसेट से होने वाला प्रॉफिट है आप केवल उसके साथ सेट ऑफ कर सकते हैं, किसी और के साथ करंट ईयर में सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, और आप इसको नेक्स्ट ईयर में भी लेके नहीं जा सकते। ये प्रोविजन इसका बनाया है। सरकार जो 1% टीडीएस की बात करी, आखिर ये क्या लफड़ा है, ये भी समझाइए आप। सर एक बार हम समझते हैं कि टीडीएस है क्या। वैसे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स किसे कहते हैं? ये ऐसा होता है सर, मान लीजिए एक्स पार्टी है और वाई पार्टी है। जब एक्स पार्टी कोई चीज सेल कर रही है वाई को, तो वाई जो है इसकी पेमेंट करेगा। अब वाई को जिम्मेदारी दी है गवर्नमेंट ने कि आप जो सेल की अमाउंट आप मान लीजिए 1 लाख रुपए आप अगर उनको पे कर रहे हैं एक्स को, तो वाई उसमें से 1% यानी कि 1,000 रुपए अपने पास रखेगा और उसे गवर्नमेंट तक जमा कर देगा, और ये बताएगा कि मैंने इस पर्सन से इतना टीडीएस कलेक्ट किया है और ये इस इनकम के लिए है। इससे गवर्नमेंट को क्या फायदा, क्यों लगाया जाता है? इससे गवर्नमेंट को ये पता लग जाता है कि एक्स पर्सन ने कोई चीज बेची है और उस पर हो सकता है उसने कोई प्रॉफिट कमाया है, और उसका रिपोर्टिंग जो है गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए टीडीएस को अप्लाई किया जाता है। वही चीज गवर्नमेंट ने अप्लाई की है कि 1% आप काटिए और मुझ तक जमा कीजिए। मान लीजिए ये जो बीआरसीएम के मेरे यहाँ बल्ब लगे हुए हैं, मैंने 1 लाख रुपए के बल्ब आपसे लिए और 1 लाख रुपए के बदले मैंने आपको 1 लाख रुपए की क्रिप्टो करेंसी दी, तो उसके ऊपर जो टीडीएस लगने वाला है उसकी जो स्लैब रहेगी वो कैसे रहेगी, वो जरूर डिफाइन कीजिए हमारी तरफ से। जी अनिल जी, बिल्कुल ऐसा कई बार हो सकता है कि हम बीआरसीएम के बल्ब कहें या कोई और चीज को दिया जा सकता है, एक एसेट को ट्रांसफर किया जा सकता है और उसकी पेमेंट क्रिप्टो में की जा सकती है। इसको आप इस तरीके से मान लीजिए कि आपने क्रिप्टो बेची है और उसकी पेमेंट किसी एसेट के फॉर्म में आपने ली है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप वैल्यू के लिए, वैसे तो इसके रूल आएंगे, गवर्नमेंट अभी इसके लिए रूल लेके आएगी जैसे ही ये इम्प्लीमेंट होता है, और इसके रूल्स लेके आएंगी, उसमें बताएंगे कि किसकी वैल्यूएशन करके और किस वैल्यूएशन पे आपको टीडीएस काटना होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो आपको कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
आपको उसकी वैल्यू एक माननी पड़ेगी। क्रिप्टो की वैल्यू ले लीजिए, मान लीजिए कि क्रिप्टो की वैल्यू निकाली जाएगी और उस क्रिप्टो की वैल्यू मान लीजिए कि आपकी है 1 लाख रुपए। अब उस 1 लाख का 1% आपको इंश्योर करना होगा जिस बंदे को पेमेंट देनी है, जो बंदा क्रिप्टो की पेमेंट दे रहा है। मान लीजिए कि एसेट ट्रांसफर कर रहा है और क्रिप्टो ले रहा है, तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपने उसका टीडीएस जमा कर दिया है। चाहे आप मान लीजिए आधा पेमेंट जो है वो बैंक के थ्रू या चेक के थ्रू कैश में करते हैं और आधा एसेट ट्रांसफर करते हैं, तो भी आपको ये इंश्योर करना होगा कि उस पेमेंट से या फिर आप उस पेमेंट के अलावा सामने वाले से पेमेंट लेकर के टीडीएस जमा करेंगे। ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने आपके ऊपर डाली। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इससे ट्रैक करने में आसानी होगी कि आप सरकार को इसको ट्रैक करने में आसानी है, जिससे मतलब वो एक क्राइटेरिया उनको मिल जाएगा। ऐसा मतलब ऐसा ना कर सके कोई कि भाई मैंने तो पेमेंट दी, प्रोडक्टिविटी बन सके। हाँ, कि कोई ऐसा ना बोले कि भाई पेमेंट मैंने नहीं की है तो मैं इसको कैसे भी टीडीएस काटूंगा। तो उसके लिए क्लैरिफाई गवर्नमेंट ने खुद सेक्शन में डाला। मिस्टर विकास कुमार जी, पर्टिकुलर हम अभी बातें कर रहे थे एक अमाउंट के अंदर लाख रुपए की अमाउंट कर, लेकिन एक छोटी अमाउंट के बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे। 100, 200, 500, 1000, अगर इतनी अमाउंट के अंदर भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसमें भी टीडीएस की क्या भूमिका रहेगी और क्या वो टैक्सेबल पेमेंट रहेगा, क्या रहेगा उसका सिस्टम, वो भी आप हमें जरूर क्लियर। जी बिल्कुल अनिल जी, ऐसा है जैसे आप अगर मान लीजिए आप सेल करते हैं कोई ऐसी अमाउंट जो कि छोटे अमाउंट की है, तो बिल्कुल इसमें कोई ना कोई छूट देनी चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई 1500 रुपए का सेल कर रहा है और उसे टीडीएस काटना पड़े और जमा करवाना पड़े, तो इतनी तो सीए की फीस हो जाएगी फिर, तो वो सिचुएशन थोड़ी सी जो है टैक्स पेयर के लिए फेवरेबल नहीं रहती है और इतना बड़ा कोई प्रॉफिट भी नहीं हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि कुछ स्पेसिफाइड पर्सन बोला गया है। स्पेसिफाइड पर्सन कौन होगा? एक इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ जो कि बिजनेस या तो करती नहीं है, करती है तो उसका बिजनेस टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, या फिर वो कोई प्रोफेशन करता है, कोई इंडिविजुअल है कोई प्रोफेशन करता है, तो उसकी जो रिसीट्स हैं साल के दौरान वो 50 लाख रुपए से कम है। तो ऐसे पर्सन को स्पेसिफाइड पर्सन बोला गया है। ऐसे पर्सन को टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी अगर वो 50,000 से कम की ट्रांजैक्शन सेल करते हैं, तो उसके साथ। अब दूसरी बात आती है कि कोई स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है, तो उसके लिए भी ये ज़्यादा भारी पड़ सकता है कि उसे टीडीएस काटना पड़े। तो उसमें भी एक छूट दी गई है। बंदा स्पेसिफाइड पर्सन में नहीं फॉल करता है और फिर वो सेल कर रहा है, तो अमाउंट जो है वो 50,000 के बजाय 10,000 से कम की होगी, तो उसे टीडीएस काट के जमा करने की जरूरत नहीं होगी। उस टाइम उसको छूट दी गई। ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप इस एक आम जनता, एक आम आदमी को इसी का फायदा मिल सकता है। तो सर, जहाँ तक मुझे याद है टीडीएस के लिए तो एक 10 नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर मेरे जैसे बहुत से छोटे ट्रेडर हैं, बहुत से लोग जो अभी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस सिचुएशन में उनको पर्टिकुलर एक 10 नंबर लेना पड़ेगा, या फिर मतलब उसका क्या एक क्राइटेरिया रहेगा, क्या कोई और लीगल फॉर्म है जो उनको करनी पड़ सकती है? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल इसे क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही कहा आपने, 10 नंबर लेना जरूरी होता है कोई भी अगर टीडीएस काट के जमा करता है तो। लेकिन इस केस में सेक्शन के अंदर पूरा लिख दिया है कि भी आप इस सेक्शन से जो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है कि 10 नंबर लो और फिर उस 10 नंबर के थ्रू आप टीडीएस करोगे, वो 10 नंबर की रिक्वायरमेंट आपके एग्जेम्प्ट किया गया है। बेसिकली वो 10 नंबर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो मिस्टर विकास कुमार जी, आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो आपने हाँ जी, जो आपने हमारे जो क्रिप्टो बिल के ऊपर रह के जो बड़े बड़े डाउट्स थे वो आपने मोस्ट हद तक आपने क्लियर कर दिया है। फिर भी दर्शकों, आपके मन में कोई क्वेश्चन रह गया है तो कमेंट में आप अपने क्वेश्चन पुट कीजिए। मिस्टर विकास कुमार, जो कि एक बहुत अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर है, वो आपके लिए दोबारा आएंगे और आपके सभी डाउट्स क्लियर करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक के काले बटन को तोड़ फोड़ मरोड़ के नीला कर दीजिए और अपने कमेंट्स हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर दबाइए।